संस्कृत का फर्स्ट यूनिट हमने हिंदी अर्थ के साथ में ठीक प्रकार से कवर अप कर लिया है और अब हम बात करते हैं संस्कृत के सेकंड यूनिट को लेकर के। सेकंड यूनिट का नाम है संस्कृत भाषा या संरचना। संस्कृत भाषा के संरचना को लेकर के कुछ ग्रामर के टॉपिक्स हैं यहाँ पर बेसिक उनको अपन कवर अप करेंगे और साथ में ही आपके 12 नंबर का जो प्रश्न है वो ये आएगा इस यूनिट से कि हिंदी से संस्कृत अनुवाद और संस्कृत से हिंदी अनुवाद को लेकर के 12 नंबर के ये 2 प्रश्न आपके 100% आने वाले हैं। इसी के साथ में आपका जो सेकंड यूनिट है ये टोटल हो जाता है 15 नंबर का। 3 नंबर का मटेरियल बाकी सारे ग्रामर के टॉपिक रहेंगे, जैसे व्यंजन स्वर उनके बारे में रहेगी बातें, और भी सारे टॉपिक्स रहेंगे। और जो 12 नंबर का मटेरियल है वो रहेगा हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन और संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन के 6 आपके यहाँ पर वाक्य दिए रहेंगे आपको, तो उनको कवर अप करना रहेगा। तो सारा कुछ डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आराम से समझते हुए एक एक लाइन के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन को समझते हुए चलना है ताकि कोई भी दिक्कत समस्या ना हो और एक बार में ही आपका सेकंड यूनिट कवर अप हो जाए। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न आता है कि व्याकरणः ध्वनि कतिधा स्वीकुर्वन्ति। व्याकरण ध्वनि के प्रकार को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है। तो व्याकरण ध्वनि के 2 प्रकार हैं, द्विधा प्रकार। एक तो क्या है स्वर और दूसरा क्या है व्यंजन। स्वर और व्यंजन में व्याकरण विभाजित है 2 ध्वनियों में। ये बात रहेगी पहला प्रश्न को लेकर के। दूसरा प्रश्न आता है ऊष्म वर्ण कितने हैं। ऊष्म वर्णाः सन्ति। ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो ऊष्म वर्ण 4 आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला क्या है श, दूसरा श, तीसरा श और चौथा है हा। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये सारे क्या हैं ऊष्म वर्ण यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कति उच्चारण स्थानानि भवन्ति। तो उच्चारण स्थान कितने हैं, कहाँ कहाँ से उच्चारण यहाँ पर होता है अपने स्वर व्यंजन उनका। तो कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंता से, ओष्ठो होठ से, नासिका नाक से इत्यादि च उच्चारण स्थानानि भवन्ति। तो ये सारे आपके उच्चारण स्थान हैं, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है के आयोगवाः सन्ति। आयोग कितने हैं, कौन कौन से आयोग हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 5 आयोग हैं। माहेश्वर सूत्रेषु अप्रयुक्ता अपि प्रयोगे ये निर्वायन्ति ते आयोगवाः भवन्ति। माहेश्वर सूत्र के माध्यम से इनका अपन आयोगवाह को यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसमें अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, जिह्वा मूलीय यहाँ पर क और ख में इस तरह से, और उपधमानीय यहाँ पर प और फ के बीच में इस तरह से। तो ये सारे आपको 5 आयोग यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आयोगवाह जो रुकावट यहाँ पर आती है विसर्ग में, अनुनासिक में, जो बोलने में यहाँ पर आपको जोर देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। इसके बाद में 5वां प्रश्न देखिए, व्युत्पत्त्याधारेण शब्दस्य कति भेदा भवन्ति। तो व्युत्पत्त्याधारेण शब्द भेदा, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो रूढ़, योग रूढ़ यहाँ पर और यौगिक, 3 यहाँ पर प्रकार ध्यान रखने हैं, 3 भेद ध्यान रखने हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ च। यहाँ पर इस तरह से ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में 6ठा प्रश्न आता है योग रूढ़ शब्दों के निर्देश आपको देने हैं। निर्देशित है, योग रूढ़ शब्दान निर्देशित है। तो योग रूढ़ शब्द क्या होंगे, तो यह शब्द विशेषार्थम प्रतिपादयति, विशेष अर्थ प्रतिपादित करते हैं। योग रूढ़ाभ्याम श योग रूढ़ है कथ्यते। मतलब कि विशेष अर्थ जो शब्द प्रतिपादित करवाते हैं, विशेष अर्थ यहाँ पर दर्शाते हैं, विशेषता का बोध कराते हैं, तो उनको योग रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द इनको कहते हैं। तो अयम व्युत्पत्ति मूलक भवति, यह व्युत्पत्ति पर आधारित होते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दे लीजिए आत्मज, ये क्या है योग रूढ़ का उदाहरण आप देख लीजिएगा। इसके बाद में 7वां प्रश्न आता है माहेश्वर सूत्राणि तदु उत्पत्तिरपि लिखतः है। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति आपको लिखनी है। संस्कृत व्याकरणे महर्षि पाणिनिना संस्कृत वर्णमालाया सर्वांगीण स्वर व्यंजनानि 14 माहेश्वर सूत्रेषु निबद्धानि। तो महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर 14 यहाँ पर महेश्वर सूत्र निबद्ध करे हैं, बताए हैं। अपना जो संख्या ज्ञान वाला जो वीडियो था उसमें आपने ये चीज़ें समझ ली होगी कि 14 को क्या कहते हैं, 14 ये ध्यान रखना है। और बाकी गिनती भी हमने समझ ली थी, 100 तक की गिनती को लेकर के एक प्रश्न 100% आएगा, तो वो भी इसी वीडियो में मर्ज कर दूंगा मैं आगे। तो वो आपको यहाँ पर संस्कृत गिनती समझने में मदद करेगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद में सूत्राणि शंकरस्य डमरू वाद्य यंत्रीय वादेन निर्गतानि, मतलब कि शंकर भगवान के डमरू से यहाँ पर हो गई है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं जो माहेश्वर सूत्रों को लेकर के बात थी। पहला अयूण, दूसरा री लिरी कै, तीसरा ए ओ ई, चौथा ए ओ च, 5वां है ये व रे ट, 6ठा ल ओण, 7वां अण मैं डे अण न मैं, 8वां झ भ ए,
9वां ध ढ ध श, 10वां ज ब ग ड ध श, 11वां ख फ छ ठ थ च ठ त व, 12वां क प य, 13वां श र, 14वां है और ल। तो ये सारे माहेश्वर सूत्र यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। जो वर्ण है इसके अंतर्गत अण प्रत्याहार जो लग रहा है यहाँ पर तो ऐ यू ऊण यहाँ पर आएगा, और अच प्रत्याहार लग रहा है तो ऐ यू री लरी ए ओ ऐ ओ यहाँ पर आ जाएगा। प्रत्याहार का निर्माण माहेश्वर सूत्र से होता है, ये बिंदु ध्यान रखना है। जैसे प्रथम माहेश्वर सूत्र से अण प्रत्याहार का निर्माण किया गया, इसमें ऐ ई ऊ वर्णों की गणना होगी, अण वर्ग में हलंत के कारण इसकी गणना नहीं होगी। तो ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है वर्ण नाम उच्चारण स्थानीय। उच्चारण स्थानीय वर्णों की उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान अपने को बताना है। तो वर्ण उच्चारण की तालिका आपको जरूर से याद कर लेनी है, क्योंकि रीट में भी काफ़ी अहम भूमिका इनकी रहती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपका बेस तैयार करती है रीट की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे नियमों को लेकर के, दूसरी सारणी है वर्णों को लेकर के, और तीसरी है स्थान की कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, जन्म स्थान का वर्णन यहाँ पर कि कहाँ से वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी समझना यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले सूत्र समझना है। अकु है, विसर्ण है, निकाया कंठ है। वर्ण कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत, ए क ख ग घ ड है, ये क्या है वर्ण इसमें। और कंठ इसका उच्चारण स्थान है, और जन्म कहाँ से हुआ है, कंठ से ही हुआ है। दूसरा इचु ये शाह नाम तालु, तो तालु इसका क्या है उच्चारण स्थान, और इसमें वर्ण कौन कौन से हैं, ई च छ ज झ न य श। तालव्य इसका क्या है स्थान जन्म वर्ण है। और यहाँ पर बात आती है स्ठुर शाणाम मूर्धा, स्ठुर शाणाम मूर्धा, तो इसका वर्ण कौन कौन से इसमें, री ट ठ ड ढ अण र श। तो मूर्धा इसका क्या है उच्चारण स्थान, और मूर्धन्य इसका जन्म स्थान। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं दृतु सानाम दंता, मतलब कि दांत इसका उच्चारण स्थान है दंता, और इसमें वर्ण कौन कौन से, लृ त ठ द ध न ल श। तो ये दंता यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगला यहाँ पर है उपुध माई यनाम ओष्ठो, तो यहाँ पर ओष्ठ इसका होठ यहाँ पर उच्चारण स्थान है। इसमें वर्ण कौन कौन से हैं, ए उ प फ ब भ म और प। तो ये ओष्ठ इसका क्या है उच्चारण स्थान। और अगला है ए मड अण नानाम नासिका च, तो नासिका इसका उच्चारण स्थान है नासिक्य, और इसके अंदर वर्ण कौन कौन से हैं, ए मैं ड ण न म, ये वर्ण है यहाँ पर। और इसके बाद में अगला आता है एदेतो कंठ तालु यहाँ पर, और इसमें वर्ण कौन कौन से हैं, ए और ऐ, उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ तालव्य यहाँ पर ध्यान रखना है। और ओदितो कंठोष्ठ यहाँ पर अगला पर क्या है, ओदोत्तो कंठोष्टम, इसके उच्चारण के लिए वर्ण कौन कौन से हैं, ओ और अव। कंठ से यहाँ पर उच्चारण है कंठोष्टम, कंठ और होठ यहाँ पर दोनों मिलकर के उच्चारण करते हैं कंठोष्ठ। अगला है वकारस्य दंतोष्टम, तो इसमें वर्ण है व, और दंत और होठ यहाँ पर आता है दंतोष्टम, और दंतोष्टम इसका उच्चारण स्थान। अगला है जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क और जो ख है इस तरह से, तो ये जिह्वा जीभ से यहाँ पर मूल से यहाँ पर बोले जा रहे हैं, उच्चारण स्थान इनका, और जिह्वा मूलीय इनको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और नासिका अनुस्वारस्य, तो अनुस्वार जो होते हैं जो बिंदु वाले ऊपर, तो वो नासिका में नाक में बोले जाते हैं, नासिक के इनका उच्चारण स्थान जन्म स्थान। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है पद परिचय को लेकर के। अव्यय परिभाषाम लिखत, अव्यय की परिभाषा आपको लिखनी है। इसमें देखिए यत त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु च, यह है त्रिषु लिंगेषु यानी कि तीनों लिंगों में, सर्वासु विभक्तिषु मतलब सभी विभक्तियों में, सर्वेषु वचनेषु सभी वचनों में अपरिवर्तनीय यहाँ पर रहता है, और तद्भवत यहाँ पर इसको अव्यय कहते हैं। यथा तत्र यत्र कुत्र सर्वत्र अभितः परितः आदि, ये इसके क्या हैं उदाहरण हैं। अव्यय के बारे में ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में संधि की परिभाषा आती है। संधि परिभाषा में देखिए संधि परिभाषाम लिखत, यहाँ पर आता है द्वयो वर्णियों परस्पर व्यवधान रहितम सामीप्येन द्वयो वर्णयों एकस्य वर्णस्य वा यत् परिवर्तनम जायते तत् परिवर्तनम विकारः संधि वा उच्यते, उसको संधि कहते हैं। मतलब कि दो वर्ण परस्पर बिना किसी व्यवधान के, व्यवधान रहितम का मतलब है बिना किसी व्यवधान
बिना किसी लड़ाई झगड़े के सामीप्य में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक वर्ण बन जाता है और उसका यहाँ पर अर्थ वाला वर्ण बन जाता है, तो वो क्या रहता है, संधि कहलाता है। नया बना विकार संधि कहलाता है। इस तरह से संधि की परिभाषा ये समझ लेंगे। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आता है, संधि के भेद कतिधा भवति, संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के 3 भेद आप जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये बात रहेगी यहाँ पे। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न, समास्य परिभाषाम लिखत, समास की परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पर बात आती है, इसका संधि विच्छेद करते हुए समझेंगे कि सम अश्य धन, संधि क्या हुई इनकी, समास, और शमशनम समास है। अनेक पद एक पद में यहाँ पर आएंगे, संक्षेप में आ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। मतलब अनेक पदों का एक वर्ण में यहाँ पर उच्चारण, तो वो समास कहलाएगा। यत्र अनेकानि पदानि मिलित्वा एक पदम भवति सह समासः कथ्यते, मतलब कि अनेक पदों को मिलाकर के जब एक पद होता है तो वो समास कहलाता है। समास के भेद कितने हैं? यहाँ पर अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि समास के भेद कतिधा भवन्ति, समास के भेद कितने हैं, ये बात बतानी है आपको। तो समास के 5 भेद हैं। पंचा भेदा, पंचधा भवन्ति भेदा, इनके कितने हैं, 5 भेद हैं। और इसमें क्या है, पहला तो केवल समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। संस्कृत के समास भेदों में आपको ये 5 नाम ध्यान रखने हैं। इनके प्रकारों में फिर और आ जाएंगे आगे, पर आपको अभी संक्षेप में यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि संस्कृत के लिए केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये 5 भेद इनके होते हैं। इसके बाद में अब छठा प्रश्न देखिए, विशेष्य और विशेषण भाव्य परिभाषा, विशेषण की और विशेष्य की परिभाषा देनी है। तो यह वैशिष्ट्यम बोध्यति तत् विशेषणम, यानी कि विशिष्टता का बोध कराता है, तो वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। यश वैशिष्ट्यम यम बोध्यते तत् विशेष्यम, तो जो विशिष्टताएं होती है विशिष्ट, तो उनको क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। जैसे नीलो घटः इत्यत्र नीलम इति विशेषण पदम घटः इति विशेष्य पद अस्ति, तो इत्यत्र जो यहाँ पर है, जैसे नीलो घट है तो नील क्या है, नील इति विशेषण पद है नील, तो और घट क्या है, विशेष्य पद है, जो कि इसकी विशेषताएं क्या बता रही है कि नीला है। तो इस तरह से ये विशेष्य और विशेषण के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। वाक्य परिचय के बारे में आपके कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें देखिए पहला प्रश्न, अभितः परितः समया निक्षा योगे का विभंति, तो द्वितीय विभक्ति ये आती है। अभितः परितः समया निक्षा ये द्वितीय विभक्ति के उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न, सह योगे का विभक्ति भवति, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तो तृतीय विभक्ति, ये ध्यान रखनी है। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है, नमः योगे का विभक्ति अस्ति, तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थ विभक्ति है। हेतु पदस्य योगे का विभक्ति अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति है हेतु पद में। और यहाँ पर पांचवा प्रश्न आता है, कारकस्य किम लक्षणम, कारक के लक्षण बताने हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कार्य ही विशेषता का जनकता का प्रमाण है। अथवा वाक्य यस्मिने क्रिया अन्व्यय भवति तत् कारकम, वाक्य जिसमें कि क्रिया का होना यहाँ पर बता रहे हैं, तो वो कारक कहलाएगा। इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर हो गई हैं। और छठा प्रश्न आता है, निम्न वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कुरुतः है, कर्तृवाच्य है और कर्मवाच्य है, तो वाक्य परिवर्तन इसका करना है। रामः तत्र गच्छति, रामः तत्र गच्छति, तो इसका अपने को परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में, तो यहाँ पर होएगा रामेण तत्र गम्यते, गच्छति और गम्यते में ती और ते में बदल जाएगा। यहाँ पर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अहम पाठम पठामि, तो मया पाठः पठियते, पठियते आ जाएगा, अहम का मया में हो जाएगा, और राम है रामेण में पहुंच जाएगा, तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में। इस तरह से थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी है। 1 नंबर का प्रश्न आपकी ये भी खालिस्तान को लेकर के आ सकता है, या फिर मिलान करने को लेकर के इस तरह से आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पिता भोजनम करोति, तो पिता भोजन कुर्वते, तो ये प्रश्न 1 हो गया अपने पास में। छंद अलंकारों को लेकर के कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, विराम चिन्ह के नाम आपको लिखने हैं। अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, समास चिन्ह, प्रश्नबोधकम, संबोधन चिन्ह, उद्धरणम, निर्देश चिन्ह, संयोजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, तो पर्यायवाची चिन्ह, रिक्त स्थान पूर्ति का सूचक और संधि चिन्ह, संक्षेप सूचक। तो ये सारे विराम चिन्ह आपको ध्यान में रखने हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, बेसिक चीज़ें आपको पहले से सारी चीज़ें ये पता है, बट एक बार बस नज़र में रखना है। अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, सारी चीज़ें। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न, संख्या संस्कृते लिखत, संस्कृत की संख्या अगर दी हुई है प्रश्न में, तो उसको गणित में यहाँ पर इस तरह से, और अगर गणित वाली दी हुई है
तो फिर उसको संस्कृत में इस तरह से ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहता है। और हर बार दोस्तों यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। 4 या फिर 5 आपके उदाहरण आएंगे। 4 उदाहरण नॉर्मली आते हैं, 4 उदाहरण आएंगे जिसमें या तो 80, 85 ऐसे गणित की संख्याएं दे करके आपको संस्कृत में अनुवाद करवाएगा कि 80 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं, या फिर 50 को गणित में क्या कहेंगे, 80 को गणित में क्या कहेंगे। इस तरह से परिवर्तन को लेकर के 1 नंबर का प्रश्न 100% आने वाला है। सबसे पहले यहाँ के कुछ उदाहरण देखते हैं और फिर इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। एक अलग वीडियो मैंने बना रखा था, उसको भी मैं इसी में मर्ज करके हुए आगे कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको अलग वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो में आप बने रहें। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 85 को 85, 80 को 80, 99 को 90, 40 को 44, 55 को 50, 28 को 28, 94 को 94, 37 को 67, 69 को नवषष्टि, 26 को षड्विंशति, 62 को द्विषष्टि, 32 को द्वात्रिंशत्, 33 को त्रयत्रिंशत् और 83 को 83, 40 को चत्वारिंशत्। अब यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होगी कि यार कहाँ पे क्या हो रहा है सारी चीज़ें। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं और 1 से लेकर के 100 तक की गिनती को कवर अप कर लेते हैं। बेसिकली नॉर्मली पीछे के 5-7 साल का पेपर आप उठा करके देखेंगे तो 100 तक की गिनती में से ही आपके प्रश्न आए हैं, तो 100 तक की गिनती को आपको कंठस्थ कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं संस्कृत का संख्या ज्ञान को लेकर के। तो एक प्रथम या एकम को संस्कृत में लिखेंगे इस तरह से, और अंग्रेजी क्रम या गणित क्रम आप इस तरह से 1 लिखेंगे। स्क्रीन पर आप सारी चीज़ें देखते हुए चलिएगा ताकि कोई डाउट समस्या ना हो। संख्या जैसे ही आपको दिखे तो देखते ही संख्या देखते ही आपको उसका मान पता होना चाहिए कि इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, संस्कृत क्रम में इसको क्या कहेंगे, और गणित में या अंग्रेजी में वो सारा मान क्या रहेगा। तो वो सारा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द्वितीय 2 या द्वि इस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तृतीय या 3 कैसे लिखेंगे, तो 3 आपको यहाँ पर ध्यान देना है 3 के, तो वो संस्कृत वाला 3 हो गया है। 4 जो है वो 8 की तरह 4 होगा, ऊपर का मुंह खुला हुआ रहेगा, तो ये यहाँ पर 4 हो गया है। चतुर्थ या फिर चत्वार या चतवारी या चतुर, इस तरह से भी इसके पर्यायवाची आप देख लीजिएगा। 5 को लिखेंगे इस तरह से 5, पंचम पंच, इस तरह से। 6 को लिखेंगे उल्टा 3 जो होगा संस्कृत का उल्टा 3, वो 6 हो जाएगा, षष्ठ छठ या शश। 7 को लिखेंगे इस तरह से सप्तम या सप्त। 8 को लिखेंगे इस तरह से एल शेप में लिखेंगे 8 को, अष्टम या अष्ट। 9 को लिखेंगे 1 की तरह यहाँ पर नवम या नव। 10 को लिखेंगे यहाँ पर 1 और 0 यहाँ पर दशम या 10, इस तरह से। 11 आप स्क्रीन पर देखिए 11 को कैसे लिखेंगे, एकादश, एकादशन या एकादश, इस तरह से, और यहाँ पर संस्कृत क्रम भी आप देख लीजिए। 12 को लिखेंगे 1 और 2 के क्रम में, और द्वादश या द्वादशन या द्वादश, इस तरह से रहेगा इसका पर्यायवाची। आगे देखिए 13 को लिखेंगे तो 13 में यहाँ पर 1 और 3 लिखा जाएगा, त्रयोदश, त्रयोदशन या त्रयोदश। उसके अलावा यहाँ पर 14 की बात करते हैं तो 14 में 1 और 4 जो रहेगा वो 8 की तरह 4 रहेगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन करा। और चतुर्दश, चतुर्दशन या चतुर्दश। 15 को लिखेंगे 15, पंचदश, पंचदशम या पंचदश। 16 को लिखेंगे षोडश, षोडशन या षोडश, इस तरह से 16 ये रहेगा। 17 को लिखेंगे सप्तदश, सप्तदश होगा 17 संस्कृत क्रम, और ये भी आप देख लीजिएगा। 18 को लिखेंगे ऐसे, और अष्टादश, अष्टादशन या अष्टादश आप संस्कृत में कहेंगे। 19 को इस तरह से लिखेंगे संस्कृत क्रम में, और एकोनविंशति, उनविंशति या उनदशन या नवदशन या एकानविंशति या नवदस, इस तरह से 19 के ये पर्यायवाची सारे शब्द हैं, ये लिखे हुए आ सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 20 को लेकर के, तो 20 को लिखेंगे विंशति, विंशति होगा 20। 21 को लिखेंगे एकानविंशति या एहेतुविंशति या एक विंशति, तो यहाँ पर 21 हो गया है। 22 को लिखेंगे द्वाविंशति। 23 को लिखेंगे त्रयोविंशति। 24 को लिखेंगे चतुर्विंशति। 25 को लिखेंगे पंचविंशति। 26 को लिखेंगे षड्विंशति। 27 को लिखेंगे सप्तविंशति। 28 को लिखेंगे अष्टविंशति या फिर अष्टाविंशति भी आप इसे कहेंगे। और
किस तरह से संस्कृत क्रम है वो बीच वाली लाइन आप देखते हुए चलिएगा कि संस्कृत में अगर लिखना आपको पड़े तो वो कैसा लिखना होता है। बाकी नॉर्मली जो प्रश्न रहेंगे वो आपको हिंदी में लिखा हुआ, मतलब सॉरी संस्कृत में लिखा हुआ आपको देगा। जैसे अष्टविंशति दे दिया तो आपको 28 वहाँ पर लिख देना है कि अष्टविंशति बराबर 28। तो ये अपना यहाँ पर 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 4 अंक आपको पूछेगा, या तो शब्द दे देगा संस्कृत के, उनको अंक में कन्वर्ट करवाएगा, या अंक दे देगा, उनको संस्कृत वाले शब्द में कन्वर्ट करने को कहेगा। 1 नंबर का प्रश्न 100% आएगा। 29 को कहेंगे नवविंशति या एकोनत्रिंशत। नवविंशति भी कह सकते हैं, मतलब कि 29 यहाँ पर, और एकोनत्रिंशत मतलब 30 में से 1 कम, ये भी आप कह सकते हैं। 30 को कहेंगे त्रिंशत, 31 को कहेंगे एक त्रिंशत, 32 को कहेंगे द्वात्रिंशत, 33 को कहेंगे त्रयत्रिंशत, और 34 को कहेंगे चतुर्त्रिंशत या चतुरिंशत, 35 को कहेंगे पंचत्रिंशत, 36 को कहेंगे षट्त्रिंशत, 37 को कहेंगे सप्तत्रिंशत, 38 को कहेंगे अष्टात्रिंशत, 39 को कहेंगे ऊनचत्वारिंशत या फिर एकोनचत्वारिंशत भी आप कह सकते हैं, या नवत्रिंशत भी कह सकते हैं। और उसके बाद में 40 को कहेंगे चत्वारिंशत, 41 को कहेंगे एक चत्वारिंशत, 42 को कहेंगे द्वाचत्वारिंशत या फिर द्विचत्वारिंशत, 43 को कहेंगे त्रिचत्वारिंशत, 44 को कहेंगे चतुर्चत्वारिंशत, 45 को कहेंगे पंचचत्वारिंशत, 46 को कहेंगे षट्चत्वारिंशत, 47 को कहेंगे सप्तचत्वारिंशत, 48 को कहेंगे अष्टचत्वारिंशत, 49 को कहेंगे एकोनपंचाशत या फिर ऊनचत्वारिंशत या नवचत्वारिंशत भी आप कह सकते हैं, पर्यायवाची के तौर पर देख लीजिएगा। इसके बाद में 50 को कहेंगे पंचाशत। तो ये अपनी 50 तक की गिनती हो गई है। अभी अपने को 100 तक की गिनती देखनी है। 100 तक की गिनती में से ही प्रश्न नॉर्मली आते हैं, अधिकतर 5-6 सालों में इसी में से आए हैं, 100 तक की गिनती में से ही। 51वां देखिए एक पंचाशत, 52 में देखिए द्वापंचाशत, 53 में देखिए त्रिपंचाशत, और 54 में देखिए चतुपंचाशत या चतुष्पंचाशत, 55 में देखिए पंचपंचाशत, 56 में षट्पंचाशत, 57 में सप्तपंचाशत, 58 में अष्टपंचाशत, 59 में एकोनषष्टि या उनषष्टि या नवपंचाशत, 60 में षष्टि, 61 में एक षष्टि, 62 में द्विषष्टि, 63 में त्रिषष्टि, 64 में चतुर्षष्टि, 65 में पंचषष्टि या फिर पंचषष्टि, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। जो बिंदु है वो या तो डॉट में ले लेंगे या फिर एण खाली वाला वो ए ले लेंगे। 66 वाला लेंगे तो षष्टि, 67 वाला लेंगे सप्तषष्टि, 68 वाला लेंगे अष्टषष्टि, 69 वाला लेंगे एकोन सप्तति या ऊनसप्तति या नवषष्टि भी आप कह सकते हैं पर्यायवाची के तौर पर। 70 को कहेंगे सप्तति, 71 को कहेंगे एक सप्तति, 72 को कहेंगे द्विसप्तति, 73 को कहेंगे त्रिसप्तति, 74 को कहेंगे चतुर्सप्तति या फिर चतुष्सप्तति, और 75 को कहेंगे पंचसप्तति, 76 को कहेंगे षट सप्तति, 77 को कहेंगे सप्त सप्तति, 78 को कहेंगे अष्ट सप्तति, और 79 को कहेंगे नव सप्तति या फिर एकोनाशीति या फिर उनाशीति भी आप कह सकते हैं पर्यायवाची के तौर पर। 80 को कहेंगे अशीति, 80 को क्या कहेंगे अशीति, अशीति मतलब 80, और 81 को कहेंगे एकाशीति, 82 को कहेंगे द्वाशीति, 83 को कहेंगे त्रियाशीति, 84 को कहेंगे चतुराशीति, 85 को कहेंगे पंचाशीति, 86 को कहेंगे षडशीति, 87 को कहेंगे सप्तशीति, 88 को कहेंगे अष्टाशीति, 89 को कहेंगे नवाशीति, 90 को कहेंगे नवति, और 91 को कहेंगे एकनवति, 92 को कहेंगे द्वानिवति, 93 को कहेंगे त्रिनवति, 94 को कहेंगे चतुर्नवति, 95 को कहेंगे पंचनवति, और 96 को कहेंगे षण्णवति, या 97 को कहेंगे सप्तनवति, 98 को कहेंगे अष्टनवति या फिर अष्टानवति, और 99 को कहेंगे नवनवति, एकोनशतम या उनशतम भी आप कह सकते हैं। 99 को क्या कहेंगे, या तो नवनवति कह सकते हैं, एकोनशतम कह सकते हैं, उनशतम भी कह सकते हैं। पर्यायवाची ध्यान रखिएगा नॉर्मली। और एक बात आप ये देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पर कि जो अपना यहाँ पर 10 वाली लाइन है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 वो जो आ रहा है, उसके बाद में फिर वो 31, 32, 33 या फिर 41, 42, 43 या फिर 51, 52, 53 इस तरह से जो आ रहा है, वहाँ पर लास्ट में जो यहाँ पर आ रहा है देखिए शतम, एकशतम, फिर अधिक शतम, यहाँ पर तो अधिक अधिक जो है फिर वही वाली लाइन यहाँ पर रिपीट हो रही है। बाकी में फिर एक है, दो, त्रिय, चतुर, पंच, सप्त, अष्ट इस तरह से आ रहा है।
तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। 10 वो याद कर लेना है कि 10 को क्या कहते हैं, 11 को क्या कहेंगे, फिर 12 को, और फिर उसके अलावा 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, 60 को, 70 को, 80 को, 90 को और 100 को शतम कहेंगे। और फिर 1 को 1 आ जाता है तो फिर वो एकाधिक शतम हो जाएगा, एक से अधिक शतम। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक लगाते हुए काम करिएगा कि आपको ज़्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े। अब सवाल ये आता है कि क्या यार ये प्रश्न 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रहा हूँ प्रश्नों के। एक आप ये प्रश्न देखिए जिसमें यहाँ पर 4 अंक पूछ रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर अंकों में बताना है। शब्दों में तो संस्कृत के शब्द तो लिखे हुए हैं, पर उसको क्या करना है, आपको अंकों में बताना है। सही बात है। फिर उसके अलावा ये दूसरा प्रश्न देखिए, एग्जाम में आए हुए पेपर्स में दिखा रहा हूँ, आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर आपके पास में अगर सीरीज है या और अगर बुक से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें मेंशन मिलेगी। एक दूसरा प्रश्न आप ये देखिए कि इसमें ऑप्शनल प्रश्न वाले में आ गया है यहाँ पर कि आपको 1 नंबर का प्रश्न कि आपको इनके अंकों में बदलते हुए बताना है। ऑप्शनल प्रश्न नहीं है, मतलब 4 जो दिए रखा है ये, तो चारों के आपको बताने हैं। तो वो इस प्रकार का प्रश्न भी 100% आने वाला है। एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा जिसमें आपको या तो अंकों में दे करके फिर आपको संस्कृत शब्द, उनका संस्कृत मान पूछ लेगा, संख्या ज्ञान, या फिर आपको संस्कृत शब्द दे करके फिर उसको अंकों में बदलवा सकता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला तीसरा प्रश्न आपके यहाँ पर बनता है कि छंद कति विधः भवति, छंद कितने हैं। तो वर्णिक छंद और मात्रिक छंद 2 छंद हैं यहाँ पर हो गया। और इसके बाद में अलंकारों को लेकर के प्रश्न आ सकते हैं। अलंकारों में देखिए अलंकार हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार के कुछ प्रकार हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और इधर अर्थ अलंकार के प्रकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। इस तरह से ध्यान रखना है। और अपना ये जो 3 नंबर का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में जो आगे होने वाला है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 12 नंबर का जो इस सेकंड यूनिट का मटेरियल है वो अब शुरू होएगा और बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत इजी लेवल में आपको समझ में आ जाएगा। जीरो से शुरुआत करते हुए सारी चीज़ों को समझेंगे। क्या होने वाला है देखिए, संस्कृत से हिंदी में या फिर हिंदी से संस्कृत में बदलने को लेकर के 6 वाक्यों को लेकर के 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं। आप संस्कृत का पिछले साल वाला पेपर उठा करके देखेंगे तो लास्ट वाले जो 2 प्रश्न हैं वो संस्कृत अनुवाद को लेकर के या फिर संस्कृत से हिंदी अनुवाद को लेकर के प्रश्न आने वाले हैं। 100% आएंगे। तो उनको लेकर के अपन यहाँ पर बात करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे कि आपका पेपर अच्छी प्रकार से पास हो जाए और आपका 15 नंबर का मटेरियल इस यूनिट में इसके बाद में कंप्लीट हो जाने वाला है। पहला वाक्य है उसने दरवाज़ा खोला। क्वेश्चन यहाँ पर काम होने को लेकर के बात हो रही है। तो उसने दरवाज़ा खोला को होगा स द्वारम। दरवाज़ा का यहाँ पर संस्कृत में क्या होगा, द्वार, द्वारम। उद्घाटितवान, खोलने का, उद्घाटन करने का आपको ध्यान रखना है कि उसने दरवाज़ा खोला, स द्वारम उद्घाटितवान। दूसरा वाक्य है मैंने उसे खाना खिलाया। तो अहम, मैंने मतलब अहम तस्मै भोजनम खादितवान, उसको भोजन मैंने खिलाया। तो उस तरह से ध्यान रखनी है। और अगला यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन, यहाँ पर कर्तव्य को दर्शाने को लेकर के सेंटेंसेस हैं। तो उसमें देखिए मुझे जाना चाहिए, तो मम गंतव्यम, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, त्वयि पठनम कर्तव्यम। पढ़ाई का मतलब पठन, पढ़ो, पठन करो, पठनम, और करना चाहिए मतलब कर्तव्य है, कर्तव्यम। इस तरह से आपको आएगा। और अगला यहाँ पर वाक्य है पॉसिबिलिटी को लेकर के बात हो रही है, तो वह शायद आएगा। तो स संभवतः है आगच्छति, आगमिष्यति। तो वह संभवतः आ सकता है, शायद आ सकता है, आएगा। तो सह संभवतः आगमिष्यति। इस तरह से ध्यान रखना है। हो सकता है कि बारिश हो सकता है कि बारिश हो। तो इसका आपको संस्कृत में ध्यान रखना है कि वर्षा भवितुमर्हति, भवितुमर्हति मतलब चांसेस हैं बरसात होने की। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर पढ़ने में दिक्कत समस्या आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको इंग्लिश जो व्हाट्सएप वाली इंग्लिश है तो वो वाली भी ट्रांसलेशन आपको इधर मिल जाने वाली है। तो वो भी आपको यहाँ पर मदद करेगी इनको ट्रांसलेट करने में। इसके बाद में अगला वाक्य आता है कि मैं नहीं जाऊँगा। नेगेटिव वाक्य यहाँ पर आ रहे हैं। तो अहम न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊँगा। वह नहीं खाता है, तो स न खादति, वह नहीं खाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सेंटेंस अपने सामने आता है कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। तो मम एका पुस्तक अस्ति। मेरे मतलब मम और एक किताब मतलब एका पुस्तक है मतलब अस्ति है। तो मेरे पास अस्ति, मम एका पुस्तक अस्ति। इस तरह से ध्यान रखना है। उसके पास 2 कुत्ते हैं, तो तस्य 2 स्वानो। 2 कुत्ते मतलब कुत्ते को संस्कृत में कहते हैं स्वान। तो 2 स्वानो स्तः, स्तः ध्यान रखना है। अगर टाइम को लेकर के प्रश्न आते हैं, टाइम को लेकर के वाक्य आता है आपके सामने
तो यहाँ पर आएगा मैं रोज़ सुबह उठता हूँ। तो अहम प्रतिदिनम प्रातः उत्थानामि, तो प्रातः उठ जाता हूँ, प्रतिदिन प्रातः, तो यहाँ पर प्रतिदिन आएगा प्रातः को लेकर के रोज़, और यहाँ पर प्रातः उत्थानामि आपको ध्यान रखना है। अगला वाक्य है हम कल शाम को जाएंगे, तो वयम स्वशरे सायंकाले गमिष्यामः, तो ये ध्यान रखना है। वह घर पर है, तो सगृहे अस्ति, सगृहे अस्ति, इस तरह से ध्यान रखना है। हम बगीचे में खेल रहे हैं, तो वयम उद्वने क्रीडाम, खेलने को लेकर के क्रीड़ा आपको ध्यान रखना है। खेलने का संस्कृत में क्रीड़ा, तो क्रीडाम, और बगीचे को क्या कहेंगे, उद्यान कहेंगे, उद्वने क्रीडाम। वयम हम मतलब वयम, तो इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला वाक्य आपके सामने आता है, यह पेड़ उस पेड़ से लंबा है, यह पेड़ उस पेड़ से लंबा है, तो वयम वृक्ष तस्मात् वृक्षात् दीर्घतर अस्ति। आपको यहाँ पर जो भी ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि यह को क्या कहेंगे, वयम अयम कहेंगे, और पेड़ को कहेंगे वृक्ष संस्कृत में, और उस पेड़ से लंबा है तो लंबे को क्या कहेंगे, दीर्घतर कहेंगे, दीर्घ कहेंगे, वृक्ष पेड़ को वृक्ष कहेंगे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेंटेंसेस अलग आने वाले हैं, पर आपको अगर संस्कृत बनाना आएगा, किस वर्ड को संस्कृत में क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता होगी, तो आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे संस्कृत में, और अगर संस्कृत में दिया हुआ है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये बात रहती है। अगला यहाँ पर वाक्य देखिए, अगला वाक्य है कि सोना चांदी से अधिक मूल्यवान है, तो स्वर्ण, सोने को संस्कृत में स्वर्ण कहेंगे, रजत है, चांदी को रजत कहेंगे, रजत है, अधिकम बहुमूल्यम अस्ति, तो स्वर्ण जो है रजत से अधिक बहुमूल्य है, मूल्यवान को क्या कहेंगे, बहुमूल्य अस्ति है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला सेंटेंस आता है, अगला वाक्य आता है मैं सो रहा हूँ, तो एक्शन क्रिया को लेकर के बात हो रही है, मैं सो रहा हूँ। तो अहम स्वप्नम पश्यामि, सो रहा हूँ मतलब स्वप्न देख रहा हूँ, स्वप्न में हूँ, तो अहम स्वप्न पश्यामि, इस तरह से आएगा। वह दौड़ रहा है, तो स धावती, वह दौड़ रहा है, दौड़ने को कहेंगे धावक, धावक दौड़ने वाला धावक, और यहाँ पर दौड़ने को कहेंगे स धावती। और हम गाना गा रहे हैं, तो वयम गीतम गायंती, वयम गीतम गायंती, इस तरह से रहेगा। अगला यहाँ पर आता है सेंटेंस वाक्य जो है, यह एक सुंदर फूल है, यह एक सुंदर फूल है, इदम, यह इदम सुंदरम पुष्पम अस्ति, यह एक सुंदर फूल है, तो इदम सुंदरम पुष्पम अस्ति। वह एक लंबा पेड़ है, तो सह दीर्घ वृक्ष अस्ति, तो दीर्घ वृक्ष है। मैं खुश हूँ, तो अहम प्रश्न है अस्मि, मैं प्रश्न हूँ, तो अहम प्रश्न है अस्मि, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वह दुखी है, तो सह दुखितः है अस्ति, तो वह दुखी है क्या रहेगा, सह दुखितः है अस्ति। यहाँ पर अगला वाक्य देखिए, मिक्स जो वाक्य रहेंगे कि मैं रोज़ सुबह जॉगिंग करता हूँ, तो अहम प्रतिदिनम प्रातः धावनम करोमि, जॉगिंग करने को दौड़ करना कहेंगे, तो दौड़ने को क्या कहेंगे, धावनम कहेंगे, तो अहम प्रतिदिनम प्रातः धावनम करोमि। वह बाजार से फल खरीद रहा है, तो सह बाजारे फलानी क्रीडांति, सह बाजारे फलानी क्रीडांति, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला वाक्य देखिए, जो सिंपल सेंटेंसेस आएंगी तो वह ऐसे आ सकता है कि मैं जाता हूँ, तो अहम गच्छामि, वह पढ़ता है, तो सह पठति, तुम खाते हो, तो त्वम खादसी, हम खेलते हैं, तो वयम क्रीडाम, इस तरह से आ सकता है, वयम क्रीडाम। और आगे यहाँ पर वे सोते हैं, तो ते निद्राम कुर्वन्ति, सोने को निद्रा लेना भी कहेंगे, या फिर स्वप्न लेना भी आप कह सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगला वाक्य देखिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो अहम पुस्तकम पठामि, वह बाजार जा रहा है, तो सह बाजारम गच्छति, हम खाना खा रहे हैं, तो वयम भोजनम खादाम, वे गाना गा रहे हैं, तो ते गीतम गायंती। इस तरह से वाक्य आपको परिवर्तन करना ध्यान देना है। और अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि पीछे के सालों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से भी प्रश्न रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको इनको भी अच्छे प्रकार से कवर कर लेना है, याद कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हिंदी वाक्य को संस्कृत अनुवाद करना है, तो तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तो त्वम गृहम गच्छ, त्वम गृहम गच्छ, यहाँ पर आएगा तुम घर जाओ का। गाँव से बाहर कुआं है, तो ग्रामात, गांव को क्या कहेंगे, ग्राम कहेंगे संस्कृत में, और गांव से बाहर मतलब ग्रामात बही, बाहर को बही कहेंगे। कुआं है, तो कुएं को संस्कृत में कूपः कहेंगे, कूपः अस्ति, ग्रामात बही कूपः अस्ति, तो गांव से बाहर कुआं है। उस गुरु को नमस्कार, तो तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै गुरुवे नमः, आपने कई बार ये वाक्य सुना है, तो उस गुरु को नमस्कार ये आएगा, तो यहाँ पर तस्मै गुरुवे नमः। राम घर की ओर गया, राम घर की ओर गया, तो रामः गृहम प्रति अगच्छत, तो यहाँ पर घर की ओर जाना को यहाँ हो रहा है, तो घर के प्रति, राम गृहम प्रति, तो प्रति मतलब उस ओर, तो यहाँ पर रामः गृहम प्रति अगच्छत, यहाँ पर ध्यान रखना है।
अगला वाक्य है रमा लता के साथ जाएगी, रमा लता के साथ में जाएगी, तो रमा लतया सह गमिष्यति। सह मतलब साथ में, तो साथ को क्या कहेंगे, सह कहेंगे। रमा लतया सह गमिष्यति। तो इस तरह से ये वाक्य परिवर्तन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत अनुवाद करना है। तो हम विद्यालय जाते हैं, तो वयम विद्यालयम गच्छाम। हम मतलब वयम और विद्यालयम और यहाँ पर गच्छाम आएगा, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाक्य आपको ध्यान रखना है, शहर के चारों ओर पेड़ है, तो नगरम, शहर को क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। नगरः परितः, चारों ओर को परितः कहेंगे। वृक्षा सन्ति, तो नगरः नगरम परितः वृक्षाः सन्ति। इस तरह से ध्यान रखना है। तीसरा वाक्य अपने सामने है, मुझे आम अच्छे लगते हैं, तो मुझे क्या रहेगा, मह्यम मह्यम आम्रफलानि रोचते। मुझे आम्रफल, आम के फल को क्या कहेंगे, आम्रफल। रोचते अच्छे लगते हैं, भाते हैं, तो उसको कहेंगे रोचक, रोचते। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला वाक्य आता है, शिक्षा के बिना जीवन बेकार है, तो शिक्षाया बिना जीवनम व्यर्थ व्यर्थम। इस तरह से कहेंगे कि शिक्षाया बिना जीवनम व्यर्थ है। और इसके बाद में अगला वाक्य आता है, बालक गेंद से खेलता है, तो बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति। बालक गेंद से खेलता है, तो गेंद को क्या कहेंगे, कंदुकेन कहेंगे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो खगा, पक्षी को कहेंगे खगा। खगा आकाश से उड्यन्ते स्मः, उड़ने को कहेंगे उड्यन्ते स्मः। इस तरह से ध्यान रखना है। वाक्य परिवर्तन ये आपने सीख लिया है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित वाक्यानाम हिंदी अनुवाद कुरत। 2016 का प्रश्न है। बालिका पाठम पठती, यहाँ पर संस्कृत के जो ये वाक्य हैं इनको हिंदी में चेंज करना है। तो बालिका पाठम पठती मतलब बालिका पाठ पढ़ती है, बालिका पाठ पढ़ती है। सिंपल सा ही आप समझ पा रहे हैं, बालिका पाठ पढ़ती है। त्वम सत्यम वद, त्वम सत्य, त्वम मतलब तुम, सत्यम मतलब सत्य, और वद मतलब बोलो, तो तुम सत्य बोलो। इसका परिवर्तन ये होगा, मानवः प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरेत। मानव है, मानवम का क्या होगा, मानव, और प्रतिदिन मतलब रोजाना, और ईश्वर का क्या रहेगा, भगवान ईश्वर, और स्मरेत स्मरण करना, याद करना, तो मानव प्रतिदिन ईश्वर को याद करे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर चौथा है, सुरेश सायंकाल गृह कार्य करिष्यति। तो सुरेश जो है सायंकाल में घर का कार्य करता है, गृह कार्य करेगा। तो यहाँ पर सुरेश सायंकाल गृह कार्य करेगा, करिष्यति, तो यहाँ पर करेगा। इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर वाक्य है कि अत्र तत्र सर्वत्र वृक्षेषु पुष्पाणि विक्षन्ति। तो यहाँ वहाँ सब जगह पर वृक्षों पर पुष्प खिलते हैं। विक्षन्ति मतलब विकसित हो रहे हैं, पुष्प विकसित हो रहे हैं। यहाँ वहाँ सर्वत्र हर जगह पर वृक्षों पर फूल विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर अगला जो वाक्य है अपने पास में वो है कि रवे प्रकाशे कमलानी विक्षन्ति। कमल किसके प्रकाश में विकसित होते हैं, रवि के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य के प्रकाश में कमल खिलते हैं। इस तरह से ये जो सिंपल वाक्य आपको ट्रांसलेट करना है, इस तरह से ध्यान रखना है। कौन से वर्ड का आपको संस्कृत क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। संस्कृत वाक्यों का हिंदी क्या हो रहा है तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 2018 में आया हुआ कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। पहला वाक्य क्या है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान जो है वो सब जगह पर, सर्वत्र सब जगह पर पूजे जाते हैं, तो विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसका एक हो गया। और दूसरा है धनात् धर्मम प्रजायते। प्रजायते मतलब प्रजन उत्पन्न करना, इस तरह से आप कहेंगे। और धनात् धर्मम यानी कि धन से धर्म उत्पन्न होता है, पैदा होता है, इस तरह से आप कहेंगे। बालकः पाठम पठति, तो बालकः पाठम पठति, तो बालक पाठ पढ़ता है, ये आ गया। और राम है प्रातः काल गृह कार्य करिष्यति, तो राम प्रातःकाल सुबह गृह कार्य करेगा। उद्याने वृक्षा लता च सन्ति, उद्यान में लताएं और वृक्ष, यहाँ पर लता को क्या कहेंगे, लता को कहेंगे लता, और वृक्ष को कहेंगे पेड़ पौधे। यहाँ पर लताएं और वृक्ष स्थित हैं, या वृक्ष भी कह सकते हैं। और अगला यहाँ पर वाक्य है कि गजः सूंडया जलम पीबती। गज कहेंगे हाथी को गज, और सूंडया मतलब सूंड से, जलम मतलब जल, और पीबती मतलब पीता है, तो हाथी सूंड से जल पीता है। तो ये वाक्य परिवर्तन यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत अनुवादम कुरुत। आपको संस्कृत अनुवाद करना है। यहाँ पर 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। आशा सत्य बोलती है, तो आशा सत्यम वदती। बोलने को क्या कहेंगे, वदती। आशा सत्य बोलती है। दूसरा है वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों मतलब तो, यहाँ पर पठत है, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठत है, आपको ध्यान रखना है। वह सब बोलती है, तो सा सर्व वदती। वह सब बोलती है, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, तो सा सर्व बोलती, सर्वम बोलती, इस तरह से वदती, इस तरह से आएगा। और चौथा यहाँ पर वाक्य है कि विद्या के बिना पशु है, विद्या बिना पशु अस्ति। विद्या बिना पशु अस्ति, तो विद्या के बिना पशु है, तो ये आपको वाक्य परिवर्तन हो गया।
और यहाँ पर पांचवा जो वाक्य है कि बीता समय लौट करके नहीं आता है, तो विगत काल, बीते समय को क्या कहेंगे, विगत काल। प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति मतलब लौट करके नहीं आता है, तो प्रत्यागच्छति विगत काल है, न प्रत्यागच्छति, विगत काल जो बीता हुआ काल है वो लौट करके नहीं आता है, इस तरह से परिवर्तन हुआ। अगला वाक्य है राजस्थान राज्य का क्षेत्र विस्तृत है, राजस्थान राज्य का क्षेत्र विस्तृत है, तो राजस्थान का राजस्थान रहेगा, राज्य का राजस्व रहेगा, और क्षेत्र विस्तृत है तो क्षेत्रम विस्तृतम अस्ति, इस तरह से आपको ये वाक्य परिवर्तन ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो कि 2016 में आया हुआ है, तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो का मतलब आएगा युवाम पटता है, युवाम पटता है, और मछली जल में तैरती है, तो मछली को यहाँ पर कहेंगे संस्कृत में मीन, जल में तैरती है तो जले तरंती, जले तरंती आपको ध्यान रखना है। गोविंद पेड़ से लगड़ा है, तीसरा वाक्य क्या है, गोविंद पेड़ से लंगड़ा है, तो यहाँ पर आएगा गोविंद है पादेन खंज, लंगड़े को क्या कहेंगे, खंज यहाँ पर कहेंगे, और पेड़ से लंगड़ा है तो पादेन यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगला यहाँ पर वाक्य है वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्षात पत्रम पतति, गिरने को क्या कहेंगे, पतति आपको ध्यान रखना है, वृक्ष का वृक्ष आपको ध्यान रखना है, और पत्ते को कहेंगे पत्र, पत्रम पतति, इस तरह से ध्यान रखना है। अगला जो वाक्य है अपने पास में वो है गांव के चारों ओर जल है, तो गावम परिता है, चारों ओर को हमने पहले भी अभी पढ़ा है कि चारों ओर को कहेंगे परिता है, और गांव को कहेंगे ग्राम, और जल को कहेंगे जलम, और अस्थि तो गांव परिता है, जलम अस्थि, गांव के चारों ओर जल है। अगला वाक्य है पिता पुत्र के साथ आता है, तो पिता पुत्रेण सह आगच्छति, सह अपने को पता है कि साथ में आने को सह कहेंगे, और पिता को कहेंगे पिता, पुत्र को पुत्रेण सह आगच्छति, पिता पुत्र के साथ में आता है, आगच्छति यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये अनुवाद यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए विद्वान पुस्तक लिखता है, विद्वान पुस्तकम लिखती, लिखने को लिखती कहेंगे। राजा दान करता है, तो राजा दानम ददाती, दान देने को कहेंगे ददाती, दान देने को दानम ददाती, इस तरह से ध्यान रखना है। जल बिना जीवन संभव नहीं है, तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो जलम बिना जीवनम न संभवम, जलम बिना जीवनम न संभवम, इस तरह से ध्यान रखना है। पिता को नमस्कार है, तो पितृ नमः, पितृ नमः अगर वाक्य आपको देखने को मिलता है उसका ट्रांसलेट करवाया जाता है, तो पिता को नमस्कार है, ये ध्यान रखना है। इसके आगे देखिए पांचवा जो वाक्य है, गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो ग्रामम अभिता है वृक्षा संति, गांव के दोनों ओर यहाँ पर है तो अभिता है वृक्षा संति आएगा, अगर चारों ओर आता तो परित है वृक्षा संति आप यहाँ पर कर देते। इसके बाद में मैं मंदिर जाता हूँ, छठा वाक्य है मैं मंदिर जाता हूँ, तो अहम देवालयम गच्छामि, मंदिर को क्या कहेंगे, देवालय, देवताओं का कार्यालय, देवालय गच्छामि तो जाता हूँ मैं, अहम देवालय गच्छामि, इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि निम्नांकित वाक्य नाम संस्कृत अनुवाद आपको करना है यहाँ पर, और ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है कि दुर्गन को धिक्कार है, दुर्जन को धिक्कार है, तो दिक् दुर्जनम, इसका जो संस्कृत ट्रांसलेशन क्या होगा, दिक् दुर्जनम, आपको ध्यान रखना है। इसके दूसरा वाक्य देखिए, मोहन कलम से पत्र लिखता है, तो मोहन है कलमेन पत्रम लिखती, मोहन है कलमेन पत्रम लिखती, आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न आता है कि गुरु को नमस्कार है, तीसरा वाक्य क्या है, गुरु को नमस्कार, तो गुरुवे नमः, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आता है मधुसूदन कष्टों को हरता है, तो मधुसूदन है कष्टान हरती। और पांचवा वाक्य है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणी पतति, या वृक्षात पत्रम पतति, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, पतंती, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में छठा वाक्य है राम श्याम से चतुर है, तो राम है श्यामात पटुतर है अस्ति, चतुर को क्या कहेंगे, पटुतर है, पटुतर कहेंगे चतुर को, तो पटुतर है अस्ति, यहाँ पर राम है श्यामात पटुतर है अस्ति, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने आता है, निम्नांकित वाक्याम हिंदी अनुवाद करने को लेकर के प्रश्न आता है कि नेहा प्रातः काले गृह कार्य करोति, नेहा प्रातः काले गृह कार्य करती है, तो नेहा सुबह के समय गृह कार्य करती है। दूसरा वाक्य है गोविंद है पादेन खंज है, गोविंद का क्या है, गोविंद, पादेन का पैर, खंज मतलब पैर से लंगड़ा है, तो गोविंद पैर से लंगड़ा है, ये वाक्य परिवर्तन यहाँ पर हो गया। परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय फलंती वृक्षा, जो परोपकार है वो वहाँ पर वृक्ष पे फल, तो पेड़ परोपकार के लिए यहाँ पर फल देते हैं, परोपकाराय परोपकार के लिए, फलंती वृक्षा जो वृक्ष हैं वो फल देते हैं परोपकार के लिए। चौथा वाक्य है प्राचीन काले विद्यार्थी ने आश्रम में निवसती, इसमें प्राचीन काल में विद्यार्थी रहे मतलब विद्यार्थी आश्रम में निवसंती, इसमें मतलब आश्रम में निवास करते थे, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि प्राचीन समय में विद्यार्थी आश्रम में रहते थे।
पांचवा वाक्य है पिता पुत्रेण सह गच्छति, तो पिता पुत्र के साथ में जाता है। छठा वाक्य है ज्ञानात् विना मोक्षम नास्ति, तो ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। नास्ति मतलब नहीं है, इस तरह से ध्यान रखना है। 2021 का ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये बात रही। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 2022 में आया हुआ। ये प्रश्न आता है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा वाक्य आता है विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, तो विद्यालयम परितः है, चारों ओर का मतलब है परितः है, वृक्षा सन्ति, वृक्ष हैं। बालक कान से बहरा है, तो बालकः कर्णेन बधिरः अस्ति, बहरे को क्या कहेंगे, बधिर कहेंगे। कान को मतलब कान, कर्ण कहेंगे, बालकः बालकः यहाँ पर हो गया है। इस तरह से ध्यान रखना है कि बालक कान से बहरा है, तो बालकः कर्णेन बधिरः अस्ति। इसके बाद में चौथा वाक्य यहाँ पर देखिए, वह गांव से आता है, तो सह ग्रामात् आगच्छति, वह गांव से आता है, ग्रामात् आगच्छति। पांचवा वाक्य है राम सीता के साथ वन को गए, तो रामः सीतया सह वनम अगच्छत, राम सीता के साथ में मतलब सह वनम अगच्छत, वन में गए। छठा वाक्य है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविषु कालिदास है श्रेष्ठ अस्ति। इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 2023 में आया हुआ। ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न सारे। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं। पहला वाक्य है राजा गरीबों को धन देता है, तो राजा निर्धनेभ्यम, निर्धनेभ्यः धनम ददाति, धन देता है निर्धनों को, तो राजा निर्धनेभ्यः धनम ददाति। दूसरा वाक्य है ज्ञान के बिना सुख नहीं है, तो ज्ञानम विना सुखम न अस्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है, तो ज्ञानम विना सुखम न अस्ति। तीसरा वाक्य है लड़का कान से बहरा है, तो अभी भी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि बालकः कर्णेन बधिरः अस्ति, तो कर्णेन बधिरः कान से बहरा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। चौथा वाक्य है तुम कहाँ पढ़ते हो, तो चौथा वाक्य क्या रहेगा, त्वम कुत्र पठसी, त्वम कुत्र, कहाँ पढ़ने को क्या कहेंगे, कुत्र, और पढ़ते हो मतलब पठसी, और तुम मतलब त्वम। पांचवा वाक्य है सज्जन व्यक्ति पाप से डरता है, तो सज्जनः पापात् विभेति, विभेद मतलब डरते हैं, तो सज्जन पापात् विभेति। इस तरह से ध्यान रखना है, विभेति। ये हो गया यहाँ पर। और उसके बाद में अगला प्रश्न आता है निम्नांकित वाक्यानाम हिंदी अनुवाद कुरुत। 2022 का ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें देखिए बालकः जलेन मुखम प्रलाक्ष्यन्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा, बालक जल से मुंह धोता है, बालकः जलेन मुखम प्रक्षालयति, प्रक्षालयति आपको ध्यान रखना है, तो प्रक्षालयति मतलब बालक जल से मुंह धोता है। दूसरा वाक्य परोपकाराय दुहंती गाव है, तो परोपकार के लिए गायें जो है दूध देती हैं, परोपकार के लिए गायें दुहंती गाव है, यहाँ पर गायें जो हैं परोपकार के लिए दूध देती है। तीसरा वाक्य राजा विप्राय वस्त्राणि ददाति, तो राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, ब्राह्मण मतलब विप्राय, राजा विप्राय वस्त्राणि ददाति। इस तरह से ध्यान रखना है। चौथा वाक्य है मत्स्य जले तरंती, मछली को मीन कहेंगे या फिर मत्स्य कह सकते हैं, तो मछली जल में तैरती है। और जलम विना जीवनम नास्ति, तो जल के बिना जीवन नहीं है। वृक्षात् पत्राणि पतंती, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्राणि मतलब पत्ते, पतंती मतलब गिरते हैं, और वृक्षात् वृक्ष से आपको ध्यान है। और यहाँ पर क्या हो गया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये वाक्य परिवर्तन यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 2023 में आया हुआ, और इसमें क्या किया गया है कि हिंदी अनुवाद करवाया गया है संस्कृत वाक्यों का। तो देखिए कृषकः क्षेत्रात् पत्राणि वारयन्ति, तो इसका अनुवाद होगा किसान। कृषक का मतलब क्या हो गया, किसान, और क्षेत्रात् पत्राणि खेत से पत्तों को, वारयन्ति मतलब हटाता है, तो किसान खेत से पत्तों को हटाता है। दूसरा वाक्य है बालकेभ्यः लेखनम रोचन्ते, बालकेभ्यः लेखनम रोचन्ते, तो बालकों को लिखना अच्छा लगता है, रोचक लगता है। तीसरा वाक्य विद्या ददाति विनयम, तो विद्या विनय प्रदान करती है। तीसरा वाक्य ये हो गया। चौथा वाक्य है अहम तव्याम सार्धनम वदिष्यामि, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैं तुम्हारे साथ बोलूँगा, तो अहम त्वया सार्धनम यहाँ पर वदिष्यामि, तो मैं तुम्हारे साथ में बोलूँगा। तो ये बात हो गई है। पांचवा वाक्य है शिक्षकः छात्रेभ्यः गृह कार्यम दास्यन्ति, तो शिक्षक छात्रों को गृह कार्य देता है, देने को क्या कहेंगे, दास्यन्ति, तो शिक्षकः छात्रेभ्यः गृह कार्यम दास्यन्ति। तो ये वाक्य परिवर्तन इधर से हो गए हैं। और अब जो हम बात करते हैं, जो पद्य आपको दे रखे थे तो उसका हिंदी अनुवाद करवा रहे थे, तो इस तरह से आपको पद्य दे सकता है 2 लाइनों में, और फिर उसको आपको हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट करना यहाँ पर पूछ सकता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो आइए कुछ उदाहरण अपन देख लेते हैं। पहला यहाँ पर है कि स्वभावो नोपदेशेन शक्तयते कुतुर्मन्यथा सुतपतमपि पानीयम
पुनर्गच्छति शीताम। इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा? किसी व्यक्ति को आप चाहे कितनी भी सलाह दे दो, स्वभावों यहाँ पर उसका स्वभाव जो है मूल स्वभाव नहीं बदलता है। और यहाँ पर जैसे ठंडे पानी को उबालने के बाद में पानीयम पुनर्गच्छति शीताम, तो यहाँ पर उबालने पर वह गर्म हो जाता है लेकिन थोड़े टाइम बाद में पुनः वापस से ठंडा हो जाता है। तो ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया है। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर पद्य आ जाता है कि अनाहूत प्रविशन्ति अपृष्टो बहु भाष्यते। और यहाँ पर अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम है। तो हिंदी अर्थ क्या रहेगा? किसी जगह पर बिना बुलाए चले जाना, बिना बुलाए बहुत अधिक बोलते रहना, जिस चीज़ या व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करना मूर्ख लोगों के लक्षण है, मूढ़ लोगों के लक्षण है। ये बात रह गई दूसरे यहाँ पर पद्य में। तीसरा पद्य आता है, तीसरा श्लोक आता है कि यथा चितम तथा वाचो, यथा वाच स्था क्रिया चिते वाची क्रिया याचम साधुना में कृप पता। यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होती है, अच्छे लोग जो बोलते हैं वही करते हैं, ऐसे पुरुषों के मन वचन व कर्म में समानता होती है। यथाचित वाचो, वाच स्था क्रिया, तो वह अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होती है। इस तरह से ध्यान रखना है। चौथा यहाँ पर जो वाक्य आएगा कि षड दोषा पुरुषेणे है हात्व्या भूतिमीच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध है आलस्यम दृग्शूत्रता। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका? किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण हैं: नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य और काम को टालने की आदत। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर पद्य आता है, द्वो अम्बशी निवेष्टव्यो गले बद्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंतम अधरतम दरिद्रम च अत पश्विन है। यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा? 2 प्रकार के लोगों के गले में पत्थर बांध करके उन्हें समुद्र में फेंक देना चाहिए। पहले वे व्यक्ति जो अमीर होते हैं पर दान नहीं करते, और दूसरे वे गरीब जो होते हैं लेकिन कठिन परिश्रम नहीं करते। तो इस तरह से ये यहाँ पर बात कही गई है। और छठा यहाँ पर आता है पद्य, इसमें देखिए, यस्तु सहचरते देशान सेवते यस्तु पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धि तेल बिंदु रिवाम्बसी। ये ध्यान रखना है। और इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा कि वह व्यक्ति जो अलग अलग जगहों या देशों में घूमता है और विद्वानों की सेवा करता है उसकी बुद्धि उसी तरह से बढ़ती है। और जैसे क्या तेल का जो बूंद है पानी में गिरने के बाद में फैल जाता है, तो वैसे ही उसकी बुद्धि का विकास भी हर जगह पर हर तरह से होता है। यहाँ पर बात हो गई। इसके बाद में 7वां यहाँ पर आता है कि परो अपि हितवान बंधु अपि अहितम पर है अहितः देशजः व्याधि हितम आरण्यम औषधम। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका? अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी सहायता करे तो उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही महत्व दे करके, वहीं अगर आपका परिवार का व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाए तो उसको महत्व देना बंद कर दें। ठीक उसी तरह से जैसे शरीर के किसी अंग में चोट लगने पर हमें तकलीफ पहुंचती है, वही जंगल की औषधि हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ऐसी कुछ बात यहाँ पर है। इसके बाद में अगला यहाँ पर ध्यान रखना है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरिन्ते। यहाँ पर मृगाश्चरन्ति यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा? जिन लोगों के पास में विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं होता है, ऐसे लोग इस धरती के लिए भार हैं और मनुष्य के रूप में जानवर बन करके घूमते हैं। तो ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया है। इसके बाद में अगले आप आगे बढ़िए और यहाँ पर है 90वें बिंदु पर कि अधमा धन मिंचति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महत्मा धनम। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका? निम्न कोटि के लोगों को सिर्फ धन की इच्छा रहती है, ऐसे लोगों को सम्मान से मतलब नहीं होता है। एक मध्यम कोटि का व्यक्ति धन और सम्मान दोनों की इच्छा करता है, वही एक उच्च कोटि के व्यक्ति की सम्मान ही मायने रखता है, सम्मान धन से अधिक मूल्यवान है। अगला श्लोक, अगला पद्य हमारे सामने आता है 10वें नंबर पर, कार्यार्थी भजते लोकम यावत् कार्य न सिद्धति उत्तीर्णे च परे पारे नौकायाम की प्रयोजनम। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका? जिस तरह नदी पार करने के बाद में लोग नाव को भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह से लोग अपने काम पूरे होने पर दूसरों की प्रशंसा करते हैं काम पूरा होने तक, और काम पूरा होने के बाद में दूसरे व्यक्ति को भूल जाते हैं।
तो ऐसी कुछ बात इस श्लोक के माध्यम से, इस पद्य के माध्यम से कही गई है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर आता है, न चोरहार्य न राजहार्य न भृत भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धति एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो विद्याधन को सर्वधन प्रधान बताया है। हिंदी अर्थ क्या रहेगा, इससे न ही कोई चुरा सकता है, न ही राजा छीन सकता है, न ही इसको संभालना मुश्किल है और न ही इसका भाइयों में बंटवारा होता है। यह खर्च करने से बढ़ने वाला धन हमारी विद्या है जो सभी धनों से श्रेष्ठ है। तो ये इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 12 नंबर पे देखिए यहाँ पर, सतेषु जायते शूरः सहस्त्रेषु च पंडितः वक्ता 10 सहस्त्रेषु दाता भवति वा न वा। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका, 100 लोगों में एक शूरवीर होता है, 1000 लोगों में एक विद्वान होता है, 10,000 लोगों में एक अच्छा वक्ता होता है, वही लाखों में एक दानी होता है। ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर 13वें नंबर पर आपको ध्यान रखना है। 13वें नंबर पर देखिए, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचनम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। स्वदेश में राजा पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पर पूजे जाते हैं। तो से हिंदी अर्थ यहाँ पर देखिए, एक राजा और विद्वान को कभी भी कोई तुलना इसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक राजा तो केवल अपने राज्य में ही सम्मान पाता है, वही एक विद्वान जो होता है वो हर जगह पर सम्मान पाता है। तो ये 13वां अपने पास में हो गया। इसके बाद 14 नंबर पर देखिए, 14वें नंबर पर, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्मश्मो बंधु कृत्वा यम नावशिदति। तो हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका, कि आलस्य जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र परिश्रम होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी मनुष्य दुखी नहीं रहता है। इसके बाद में 15 नंबर पर देखिए, यथा हाकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना देवम न सिद्ध्यन्ति। इसका अर्थ क्या रहेगा कि जिस तरह से बिना एक पहिए के रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह से बिना पुरुषार्थ किए किसी का भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। यथा होकिन चक्रेण न रथस्य गति भवेत्। तो यहाँ पर जिस तरह से एक पहिए के रथ गति नहीं ले सकता है, रथ नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के लिए भी भाग्य सिद्ध, मनुष्यार्थ किए बिना, पुरुषार्थ किए बिना तो वो भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। 16वें नंबर पर देखिए, बलवान प्य शक्तोष्टो धनवानपि निर्धनः श्रुतवानपि मूर्खों सोयो धर्मम विमुखो जनः। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका देखिए, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है वह व्यक्ति बलवान होने पर भी, असमर्थ धनवान होने पर भी, निर्धन व ज्ञानी होने पर भी मूर्ख होता है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पर देखिए, जाय्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोनंती दिशति पापमपा करोति। हिंदी अर्थ क्या है इसका, अच्छे दोस्तों का साथ बुद्धि की जटिलता को हर लेता है, हमारी बोली सच बोलने लगती है, इससे मान और उन्नति बढ़ती है और पाप मिट जाते हैं। इसके बाद में 18वें नंबर पर देखिए, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमः चंद्र चंदन योद मरिधे शीतला साधु संगति। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका, कि इस दुनिया में चंदन को सबसे अधिक शीतल माना है, पर चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है, लेकिन एक अच्छे दोस्त चंद्रमा और चंदन से शीतल होते हैं। ऐसी कुछ लाइनें यहाँ पर ध्यान रखनी है। 19वें नंबर पर आता है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम च वसुधैव कुटुंबकम। इसका हिंदी अर्थ क्या रहेगा, कि यह मेरा है और यह तेरा है, ऐसी सोच छोटे विचारों वाले लोगों की होती है। इसके विपरीत उदार रहने वाले व्यक्ति के लिए यह पूरी धरती एक परिवार की तरह होता है। तो ऐसा ध्यान रखना है यहाँ पर। अगले यहाँ पर 20वें नंबर पर देखिए, पुस्तकस्था तु या विधा पर हस्तगतम च धनम कार्यकाले सुपुत्पन्ने न सा विधा न तद धनम। हिंदी अर्थ क्या रहेगा, किताब में रखी गई विद्या व दूसरों के हाथ में रखा हुआ धन कभी भी जरूरत के समय काम में नहीं आते हैं। तो ऐसा कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 21वें नंबर पर देखिए, विद्या मित्र प्रवासेषु भार्याम मित्रम गृहेषु च व्याजित शोधम मित्रम धर्मो मित्रम मर्त्यस्य च। हिंदी अर्थ क्या है इसका, कि विद्या की यात्रा, पत्नी का घर, रोगी का औषधि व मृतक का धर्म सबसे बड़ा मित्र होता है। तो ऐसी कुछ लाइन यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में 22वें नंबर पर देखिए, सहर्षा विद्धित न क्रियाम विवेक है
परमापदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा श्यमेव संपदः। हिंदी अर्थ क्या रहेगा इसका कि बिना सोचे समझे आवेश में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक में न रहना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए विवेक के साथ में अपने सारे काम करने चाहिए। वहीं जो व्यक्ति सोच समझ करके काम करता है, कार्य करता है, माँ लक्ष्मी उसी का चुनाव खुद करती है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में 23वें नंबर पर देखिए, उद्मे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मर्गा। हिंदी अर्थ क्या रहेगा कि दुनिया में कोई भी काम सिर्फ सोचने भर से पूरा नहीं होएगा, बल्कि कठिन परिश्रम उसके लिए करना पड़ेगा। कभी भी सोते हुए शेर के मुख में हिरण खुद नहीं आता है। आप भी संस्कृत की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके अपने जो चैनल से अच्छे प्रकार से करने की कोशिश करेंगे, तभी वो पूरी होएगी। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि संस्कृत की तैयारी थोड़ी संस्कृत हार्ड है, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगा, तो फिर वो सोचने में आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप नहीं सीख पाएंगे। पर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप अपना जो पेपर है वो आसानी से पास कर लेंगे इन सब वीडियोज़ को देख करके। तो वो बात यहाँ पर रही है। हिंदी अर्थ आप यहाँ पर समझिएगा। इसके बाद में 24वें नंबर पर देखिए, विद्याम ददाति विनयम विद्यात यात्री पात्राम पात्रत्वात् धन माप्रोन्ति धनात् धनम तत् सुखम। हिंदी अर्थ क्या है कि विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है और इस धन से हम धर्म के कार्य करते हैं और सुखी रहते हैं। तो इस तरह से अर्थ ध्यान रखना है। इसके बाद में 25वें नंबर पर देखिए, 25वें नंबर पर है कि माता शत्रु पिता वेरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हर्ष मध्य बको यथा। हिंदी अर्थ क्या है कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे माता पिता बच्चों के शत्रु के समान हैं। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्तियों का कभी सम्मान नहीं होता है, अनपढ़ व्यक्ति सम्मान नहीं पा सकता है, वह वहाँ हंसी का पात्र बन जाता है या हंसों के बीच में बगुले की तरह होता है। ऐसा कुछ बात आप कह सकते हैं। 26वें नंबर पर और एक अंतिम यहाँ पर पद्य या श्लोक आप देखिए कि सुखार्थी न कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थी न सुखम। सुखार्थीन व त्यजेद विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। हिंदी अर्थ क्या रहेगा कि सुख चाहने वालों को विद्या नहीं मिल सकती है और विद्यार्थी को सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या का और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों संस्कृत का सेकंड यूनिट हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। 15 नंबर का मटेरियल हमने बहुत कम समय में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए सारी चीज़ों को हिंदी अर्थ के साथ में समझते हुए कवर अप कर लिया है। आई होप आपको ठीक प्रकार से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। संस्कृत की जानकारी मुझे बहुत कम है, पर फिर भी आपकी परीक्षाओं को ठीक से कंडक्ट करवाने के लिए, आपकी परीक्षाएँ अच्छे से हो जाए, उन सब के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और बिल्कुल संस्कृत ट्रांसलेशन को हिंदी में बदल करके सारी चीज़ें वो सारा कुछ मैनेज करके फिर ये वीडियो तैयार हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत समस्या आती है किसी भी पॉइंट को लेकर के, कहीं पर भी अगर उच्चारण करने में कोई गलती रही है तो वो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, उसका करेक्शन कर दिया जाएगा। पर आपको ये चीज़ें समझनी है कि संस्कृत मुझे बहुत कम आती है, पर फिर भी आपकी एग्जाम्स को अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए थोड़ी कोशिश है कि आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।